पढ़ना भी चाहें तो लैंप के नीचे बैठ करके पढ़ते हैं। वो कहानी वही है कि आईएएस कोई बन गया है तो लैंप के नीचे बैठ करके पढ़ गया। तो गांव में अगर मूलभूत सुविधाएं आ जाएं तो हमारे यहाँ भी युवाएं जो हैं और माताएं एवं बहनों जो हैं सब लोग जो हैं बिल्कुल शिक्षित हो जाएंगी और बच्चे आगे बढ़ेंगे। सपनों को साकार करने वाले वो युवा जो इंजीनियर बनने के बाद समथिंग बैक टू सोसाइटी के लिए अपने गृह जिला आ चुके हैं। स्थिति यही इनके सपने हैं कि जो काम आज तक नहीं हुआ वो काम अब होगा, जो सपना आज तक पूरा नहीं हुआ वो सपना अब पूरा होगा। वीडियो टीम के साथ समस्तीपुर। गांधी के सपनों का भारत में हमारी यात्रा पहुंची है समस्तीपुर के खानपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत राज श्रीपुर गाहर। वैसे यह क्षेत्र काफी पहले से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं इस क्षेत्र के जननायक जो कभी कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता था, ये यहाँ के जननायक हैं, यहाँ के विकास पुरुष हैं। उनका अपना एक यहाँ योगदान रहा है स्वर्गीय राम सेवक हजारी जी का। हमारी बात हो रही है अभिषेक हजारी जी से। ये युवा हैं, काफ़ी आकर्षण है, इसी वजह से मैं इनसे मिलने आया। ये 25 साल के युवा हैं। गलगोटिया जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में इंटरनेशनल प्रोसेस में इन्होंने काम किया है, कन्वर्जेंस जैसे मल्टीनेशनल कंपनी के साथ। लेकिन उसके बाद अपने दादा से काफ़ी ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस रहा स्वर्गीय राम सेवक हजारी जी से, जो 1962 से लेकर 6 टर्म यहाँ को रिप्रेजेंट किए। 1977 के जेपी मूवमेंट में भी उनका काफ़ी 75 के जेपी मूवमेंट में भी काफ़ी उनका योगदान रहा। उसके बाद वो सांसद भी बने। वर्तमान में उनके परिवार के कई लोग बिहार सरकार में मंत्री भी हैं और कई लोग परिवार में और रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन अगर अभिषेक हजारी की बात करें तो इनके सपने गांधी के सपनों को साकार करने वाला है। ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो रखते हैं लेकिन गांधी के सपनों की आकांक्षा ज़्यादा है, महत्वाकांक्षा बाद में। ये समथिंग बैक टू सोसाइटी करने के लिए आए हैं। जैसा हमारी प्राथमिक बात हुई इनसे, हम इनसे खास मुलाकात में आप लोगों की बात करवा रहे हैं अभिषेक हजारी जी से। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा भार, जो आज़ादी के 75 साल के बाद भी गांधी के सपनों का भारत हाशिए पर है, ऐसे में आप अपने नादान कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले लिए? राजनीति में क्या सोच कर है? राजनीति में आने की मेरी पहली महत्वाकांक्षा ये थी कि मैं इस समाज के जहाँ रहता हूँ, जहाँ शुरू से रहा हूँ, इस समाज में आकर के विकास करूँ। लोगों की दुख को और पीड़ा को देख करके मुझसे रहा नहीं गया। मैं वहाँ दिल्ली में भी काम करता था, बहुत दिनों तक वहाँ काम किया, लेकिन मन में हमेशा कहीं न कहीं अपने लोगों की और अपने समाज की चेतना एक हमेशा जगी रहती थी, जिसकी वजह से मैं समाज में आने के लिए बिल्कुल तत्पर रहता। माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना जो उनके इससे पिछले कार्यकाल में पंचायती राज संस्थानों को लागू किया गया 7 निश्चय, जिसमें जल नल और गली नली जैसी योजनाएं हैं। जल नल जैसी योजनाएं जब बनाई गई तो कहीं न कहीं योजना आयोग के उस रिपोर्ट को आधार माना गया, जिस रिपोर्ट में एक कहा गया था कि भारत की 80% आबादी स्वच्छ जल नहीं पीते हैं, जिस वजह से उन्हें गंभीर बीमारियां होती हैं। अभी अगर बिहार के सभी 8,404 पंचायत के सोशल ऑडिट को माने या सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज की रिपोर्ट को माने तो ये कहा गया है कि विकास के काम अभी उस हिसाब से नहीं हुए जो उम्मीद माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पंचायती राज संस्थानों से रखते थे। ऐसे में आप जैसे लोग जो लंबी महत्वाकांक्षा और दूरदर्शिता के साथ समथिंग बैक टू सोसाइटी करने के उद्देश्य से चैरिटी बिगिंस एट होम को आगे बढ़ाते हुए नीतीश कुमार के सपनों को कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, नीतीश जी के सपने की बात की जाए तो ये निश्चित तौर पर 7 निश्चय योजना जो है ये बहुत ही बढ़िया एक पहल है राजनीतिक और सोशल एक्टिविटीज के ऊपर देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पंचायती राज के ऊपर विशेष फोकस किया गया है 7 निश्चय योजना में। और जहाँ तक आपने बात की कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जहाँ तक हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, लागू हो पाया है कि नहीं हो पाया है, आप कैसे करेंगे? जो स्थिति थी वो भी मैंने अवगत करा दिया। जी, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। ये निश्चित तौर पर लागू अभी नहीं हो पाया है जी, जो मैं फैक्ट बात करूँ।
यहाँ पे आप मनरेगा को देखें, ये सारी दुर्दशाएं हैं अभी यहाँ पर। निश्चित तौर पर मुखिया बहुत सारे हैं हमारे यहाँ पे जो बिल्कुल जेसीबी से खोद देते हैं, छिट्टा माटी भी नहीं गिरता है। लेकिन मैं अगर पंचायत समिति सदस्य यहाँ से बनता हूँ, जो कि मैं बिल्कुल ही लोकल पंचायती स्तर पर यहाँ पे काम करने का काम। श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाएं बनी। उस योजना का सीधा ये उद्देश्य था कि ग्रामीण पलायन को रोका जाए और उन लोगों को ग्रामीण स्तर पर रोजगार दिया जाए जो उसके असली हकदार हैं, जो कि आज पंचायती राज संस्थानों द्वारा इस तरह से नहीं किया जा रहा है। आप अपने लीडरशिप में इस प्रोग्राम को कैसे ग्रास रूट लेवल पर लाएंगे और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ जो उसके असली हकदार हैं उन तक पहुंचाएंगे? इसमें मनरेगा की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है किसी चीज़ की, वो है जागरूकता। अगर हम जागरूकता लोगों के बीच में पैदा नहीं करेंगे, आज मेरे हिसाब से माना जाए, अगर किन्हीं व्यक्ति से आप जाकर के पंचायत स्तर पे पूछ लें कि मनरेगा का न्यूनतम मूल्य जो सरकार द्वारा तय किया गया है वो क्या है, तो आपको जवाब मिलेगा नहीं, मुझे नहीं पता। यही एक मामूली जवाब मिलेगा लोगों से। लेकिन जब लिटरेसी रेट 60% है, हायर एजुकेशन का रेट 25% है, तो ऐसे में सोसाइटी को अवेयरनेस कैसे किया जाएगा? 70 साल लग गए सरकार की योजनाओं तक पहुंचाने में, अवेयरनेस कैसे होगा? अवेयरनेस मैं करूंगा, निश्चित तौर पर एक इंसान कर सकता है। अगर आप एक इंसान से जाकर के बात करें और उसको समझाएं कि आपका न्यूनतम मूल्य जो सरकार द्वारा तय किया गया है वो है 265 या 285, जो भी एक आंकड़ा हो, आप उनको बताएं, उनके बीच में जाए, उनको बताएं, दिन रात बताएं कि आपका अधिकार है मनरेगा में 100 दिन का पक्का रोजगार। ये बहुत ही निश्चित तौर पर बहुत ही बढ़िया योजना सरकार द्वारा चलाई गई थी, कांग्रेस के राज में आई थी ये सरकार योजना। तो निश्चित तौर पर कि आप लोगों को जाकर के उनके बीच में बताएं कि आप कहीं बाहर ना जाएं, आप अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर अपने परिवार के साथ रहें। आपके मुखिया, आपके ग्राम सरपंच, आपके पंचायत समिति, इनसे जाकर के आप डिमांड करें कि हमें 100 दिन का पक्का रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। अगर यही जागरूकता आप लोगों के बीच में पैदा करेंगे तो निश्चित तौर पर पलायन का जो समस्या है हमारे यहाँ पे बिहार में, वो निश्चित तौर पर रुकेगा। और सरकार को भी इस दिशा में देखना चाहिए कि अगर 265 या 285 रुपये अगर न्यूनतम मूल्य है तो इसको बढ़ा करके कम से कम 350 या 400 के करीब लाया जाए, ताकि लोग भी जागरूक हो इस चीज़ के लिए कि यहाँ रुक सके और अपने बाल बच्चों के बीच में रह सके। खेती बाड़ी भी जो हमारे यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, ये भी कर सके। आज के युवा नशा, पलायन और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें तो देश की कुल आबादी में लगभग 70% आबादी 35 साल से कम उम्र के युवक एवं युवतियों का है। ऐसे में ग्रामीण भारत पर जो युवा और युवतियों का एक बोझ है, उस बोझ को हम एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनके स्वरोजगार के लिए जो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप है या सेल्फ हेल्प ग्रुप है या मुद्रा योजना है, या उन सब योजनाओं को बैंक से कैसे कनेक्ट कर उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किया जा सकता है? निश्चित तौर पे आपकी बात बहुत सही है। हम अगर देखें तो लघु सरकार द्वारा जो है सब्सिडी भी दिया जा रहा है। लघु उद्योग इस क्षेत्र में बहुत बढ़िया कार्य करेगा, क्योंकि लघु उद्योग को एस्टेब्लिश करने के लिए 5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 10 लाख तक भी लगते हैं। और सरकार इस पे सब्सिडी ज़्यादा से ज़्यादा दे, ताकि जो लोग युवा हैं बाहर जा रहे हैं रोजगार के लिए, निश्चित तौर पर ना जाएं, अपना एक व्यवसाय सेट करें, चाहे वो खादी का हो, चाहे वो कृषि का हो, चाहे वो मत्स्य पालन का हो या फिर पशुपालन का भी हो, किसी भी प्रकार से लघु उद्योग में सरकार को है कि उनको प्रोत्साहित करे और उनको सब्सिडी दिया जाए 50%, 70%, ताकि लोग जो है आगे आकर इस कार्य में जो है अपना सहभाग दे सके और लोगों के बीच जा सके, जिससे कि रोजगार की उपलब्धता जो है बिहार के अंदर और पूरा हमारे क्षेत्र के अंदर, सिरपुर गहारिया हुआ या फिर समस्तीपुर हुआ, ये बढ़ेगी। तो ये मेरा सबसे महत्वपूर्ण है कि लघु उद्योग को जो है आगे बढ़ाया जाए सरकार द्वारा। महिलाओं की आबादी 50% है, उसमें महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स में उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। एक अच्छी बात यह है कि पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को रिजर्वेशन देकर बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां महिलाओं को राजनीति में समानता का अधिकार मिला। लेकिन ये सोसाइटी के मुख्य धारा में कैसे और उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किया जा सकता है, जैसा बापू कहते थे कि महिलाओं को ग्रामोद्योग स्वरोजगार से जोड़कर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किया जा सकता है, इसके लिए क्या ब्लूप्रिंट है? मेरे पास इसके लिए एक ब्लूप्रिंट है। मान के चलिए कि महिलाओं की जागरूकता की बात करते हैं लोग, निश्चित तौर पर महिलाओं की जागरूकता की बात तो है, लेकिन उससे पहले एक पुरुष को जागरूक होना पड़ेगा। आज अब पंचायती राज की बात करें तो हमारे यहाँ मुखिया का चुनाव हो रहा है, पंचायत समिति का चुनाव हो रहा है, वार्ड मेंबर का चुनाव हो रहा है। जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं, मैं देखता हूँ कि सारे प्रत्याशी के पति
जिनको मुखिया पति भी कहा जाता है, सरपंच पति भी कहा जाता है, ये अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लोगों से जाकर के वो वोट मांग रहे हैं। तो अगर महिला जाकर के अपना अधिकार जानेगी और अपना लोगों के सामने पक्ष रखेगी, उनसे वोट मांगेगी, तो वो अपनी अधिकार जानेंगे। तो मेरा ये मानना है कि महिलाओं के बीच में जितनी जागरूकता चाहिए, उससे ज़्यादा हमें पुरुष के अंदर जागरूकता चाहिए कि जागरूकता आप पैदा कीजिए और अपने अधिकार की बात कीजिए। भ्रष्टाचार को कैसे कम करेंगे? देश में भ्रष्टाचार की रैंकिंग अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो सर्वे हुआ उसमें भारत का में भ्रष्टाचार में बढ़ता हुआ दिखाया गया है। ऐसे में सरकार की सभी योजनाएं जो बनती हैं उन लोगों के लिए वहां तक पहुंच नहीं पाती। इस बात को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने भी कभी कोट किया था कि दिल्ली से चला हुआ 1 रुपए जब गांव के पंचायत पहुंचता है तो वो 10 से 15 पैसा पहुंच पाता है। ऐसे में भ्रष्टाचार को लेकर कैसे काम करेंगे, भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेंगे? यहाँ तक कि अभी पंचायतों में वार्ड सभा नहीं होता, ग्राम सभा का आयोजन नहीं होता। जब तक वार्ड सभा और ग्राम सभा का आयोजन नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार कैसे कम होगा? भ्रष्टाचार तो निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है जी। जहाँ तक कि आप पंचायती राज की बात करें तो मुखिया फंड जो भी है उसका 30% भी जनता के बीच में नहीं पहुंच पाता। तो मेरा मानना है कि जागरूकता ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, लोगों के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट हो कि भाई साहब हमारी इतनी योजनाएं हैं, इनका लाभ हमारे बीच क्यों नहीं पहुंच रहा है, ये हमें मालूम है। लोग सवाल पूछे अपने जनप्रतिनिधियों से कि भाई साहब ये काम क्यों नहीं हुआ। हम लोगों के बीच में पूछे कि फंड क्या है, आरटीआई की हम बात करते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, बहुत ही अच्छा कानून है। आरटीआई के थ्रू आप जानकारी लें कि हमारे क्षेत्र में अगर किसी परियोजना की शुरुआत हुई तो उसका अगर अंतिम दौर आया तो वहाँ कितने खर्च हुए, कितने लगे, कितने नहीं लगे, ये मालूम होना चाहिए। लोगों को जब तक अपना अधिकार मालूम नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। और जहाँ तक मेरी बात रही, मैं जनप्रतिनिधि बनने के बाद कानून सबसे बड़ा प्रावधान है इस क्षेत्र में। आप कानूनी तौर पर जो है कार्रवाई करें। अगर लड़ाई आपको बहुत लड़नी ज़रूरी पड़ेगी इस चीज़ में, अगर आप लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, कहीं समझौता कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस चीज़ का कोई समाधान नहीं है। मैं मिलावट की बात कर रहा हूँ, कभी सरपंच मिल गया, कभी पंचायत समिति मिल गया, कभी मुखिया मिल गया, कभी वार्ड मिल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग अपना अधिकार जाने, एक एक व्यक्ति अपना अधिकार जाने, और उससे बढ़ करके जो जनप्रतिनिधि है वो अपना अधिकार जाने और कानून का सहारा ले, आरटीआई का सहारा ले या फिर केस का सहारा ले, कोर्ट तक जाए कि भाई साहब ये काम हुआ तो हुआ क्यों और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। और जहाँ तक बात रही आम सभा और ग्राम सभा की, तो निश्चित तौर पर ये सरकार द्वारा जो है बहुत बढ़िया परियोजना थी, लेकिन आज इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है लोगों के बीच में। लोग इसको जो है यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे लोगों के बीच में कन्वर्सेशन का एक गैप है, तो इस गैप को दूर करेगा ये चीज़। आप लोगों के बीच में मीटिंग्स कीजिए। एक आम सभा और ग्राम सभा का जो है वो है, मान के चलिए कि सिस्टम जो है इसको लाया जाए और लोगों के बीच में वाद विवाद जो है वो कराया जाए। डिबेट जिसकी हम बात करते हैं, डेमोक्रेसी की सबसे मेन पिलर है ये। जब तक ये डिबेट नहीं होगा तब तक जो है इस भ्रष्टाचार का कोई अंत नहीं है। आप जीतने के बाद प्राथमिकता के आधार पे वो 5 काम कौन सा करेंगे जो आपसे पहले कोई भी जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र के लिए नहीं कर पाए? वो 5 स्टेप क्या होगा जो यहाँ मैसिव चेंजेस के लिए आपके द्वारा किया हुआ समथिंग बैक टू सोसाइटी हो? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। निश्चित तौर पर सबसे पहला मुद्दा मेरा इस चुनाव में है लोगों को अपना अधिकार जानना। मैं लोगों के बीच में जाकर के उनको अधिकार उनका समझाऊंगा कि आप अगर रिजर्वेशन में हैं तो किन्हीं के प्रभाव में आकर के आप अपना रिजर्वेशन जो है यूटिलाइज कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से यूटिलाइज कीजिए, इसको वेस्ट मत कीजिए। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप बात कीजिए कि बहुत सारी जगह पे मुखिया का चुनाव हो रहा है तो महिला लड़ रही हैं, कहीं पुरुष लड़ रहे हैं, तो किन्हीं के दबाव में आकर के उनको जो है प्रत्याशी बनाया जा रहा है। और प्रत्याशी कोई बनाते हैं, फ़ायदा कोई पहुँचाता है। इसमें भ्रष्टाचार की बहुत सारी गुंजाइश है। ये तो पहली बात रहेगी। दूसरी मेरी बात है कि मान के चलिए मनरेगा इस क्षेत्र में सबसे बड़ी परियोजना है, पंचायत स्तर पर सबसे बड़ी परियोजना है जिससे पलायन रुकेगा। पलायन रोकने का सबसे बड़ा स्तर है। यहाँ पे मनरेगा के अंदर लिबरलिटी है कि नहीं है, ये सही ढंग से जो है लोग इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। 100 दिन का पक्का रोजगार कहता है मनरेगा के अंदर 100 दिन का पक्का रोजगार है, लेकिन किन्हीं को मिलता नहीं। तो मैं इस चीज़ के लिए ऊपर विचार करूंगा कि सुचारू रूप से ये चीज़ हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। कम से कम 80 दिन का भी आप रोजगार दीजिए, 90 दिन का भी रोजगार दीजिए ताकि पलायन रुके। ये मेरी दूसरी बात होगी। खरंजा की प्रावधान तो अब खत्म हो चुका है। ढलैया आप बात करते हैं, बहुत सारे हमारे लोकल स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे जगह है, आदमी के जाने का भी रास्ता नहीं होता है।
तो मैं चाहूँगा कि जहाँ कादो कीच है, मतलब लोकल लहजे में मैं कह रहा हूँ कादो होता है, कादो मतलब मिट्टी का जो गोल है, कीचड़ विचड़, तो कीचड़ वगैरह है, इसका समाधान ये है कि यहाँ पे अब कम से कम छोटा ही, बिल्कुल ही पतला स्तर पर अगर देखा जाए, बिल्कुल इतना पतला भी अगर हो सके तो अपने निधि से, पंचायत निधि से हो या फिर जिस भी निधि से हो, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कीजिए ताकि लोगों को आवागमन जो है बिल्कुल सुचारू ढंग से हो पाए। महत्वपूर्ण स्वास्थ्य हमारे यहाँ बिल्कुल ही खस्ता हालत में। अगर मैं यहाँ से पंचायत समिति सदस्य चुन करके जाता हूँ जो कि मेरे अधिकार क्षेत्र के अंदर आएगा, तो मैं कम से कम ब्लॉक स्तर पर अच्छे स्वास्थ्य की एक डिमांड रखूंगा लोगों के सामने और वीडियो मैडम के सामने कि भाई साहब हमारे यहाँ पे श्रीपुर गाहर में एक कम से कम मोहल्ला क्लिनिक जो हमारे दिल्ली में चल रहा है, उस तर्ज पर कम से कम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है यहाँ पे स्थापित किया जाए, ताकि लोग किन्हीं परिस्थितियों में अगर बीमार पड़ते हैं और रात बिरात अगर डॉक्टर के पास ना जा पाए तो यहाँ जा करके अपना इलाज करा सके संभवतः। और चौथा तो हो गया, लगभग 5वां पॉइंट है हमारा सिंचाई और बिजली की हमारे यहाँ इतनी समस्या है, सिंचाई और बिजली की हमारे यहाँ इतनी समस्या है कि किसान जो हैं तेल लगा करके अपने जनरेटर में, फलाना में, ढिकाना में सिंचाई करते हैं और बिजली तो इतनी खराब परिस्थिति में है कि लोग, बच्चे हमारे यहाँ पे अगर पढ़ना भी चाहें तो लैंप के नीचे बैठ करके पढ़ते हैं। वो कहानी वही है कि आईएएस कोई बन गया है तो लैंप के नीचे बैठ करके पढ़ गया। तो गांव में अगर मूलभूत सुविधाएं आ जाएं तो हमारे यहाँ भी युवाएं जो हैं और माताएं एवं बहनों जो हैं, सब लोग जो हैं बिल्कुल शिक्षित हो जाएंगी और बच्चे आगे बढ़ेंगे। यही हमारी पहली विचार है। इसके अलावा जो चीजें सरकारी प्रयास से आपको लगेगा कि वो पूरा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप और क्या प्रयास करेंगे? वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से, एनजीओ से, कई सारे CSR के फंड्स हैं जिससे आप अपने क्षेत्र को विकास नहीं, निश्चित तौर पर मैं बहुत सारे एनजीओ के साथ ऐसे हैं जो जिनके साथ संपर्क में हूँ। मैं लोकल अवेयरनेस क्रिएट करके सभी लोगों का एक समूह बना करके ब्लॉक स्तर पर समाहरणालय में जाकर के इस मुद्दे को उठाऊंगा जोरों शोरों से कि मानव अधिकार हमारा है, इसकी पूर्ति की जाए। जी क्या अपील है लोगों से? क्या लोगों से आप अपील कर रहे हैं? मेरी जनता जनार्दन से तो यही अपील है कि मैं बहुत ही युवा हूँ, 24 वर्ष से 25 वर्ष मेरी उम्र है। कम से कम एक बार मुझे मौका दे और इस चुनाव में जिताने का प्रयास करें और मैं जीतने के बाद निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के विकास के लिए अपनी तत्परता दिखाऊंगा और लोगों के बीच रहूंगा। ईवीएम पे आप अपना क्रमांक और अपना छाप? मैं ईवीएम पे अपना क्रमांक और छाप जो है 1 नंबर पर देखता हूँ। छाप मेरा नारियल छाप है। पंचायत समिति सदस्य उम्मीदवार के लिए जो है मैं यहाँ पे हूँ, श्रीपुर गाहर पूर्वी पंचायत क्षेत्र संख्या 19। जी।